अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाइसेक्राइड। डाई का मतलब है दो, सेक्राइड मतलब शुगर यूनिट। तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर दो शुगर यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं और डाइसेक्राइड बन जाता है। तो व्हेन टू मोनोसेक्राइड यूनिट कंबाइन बाय द लॉस ऑफ वाटर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड डाइसेक्राइड। जब दो मोनोसेक्राइड के यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं और उसके नतीजे में वाटर का मॉलिक्यूल भी लॉस होता है, जो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोला जाता है डाइसेक्राइड। इनकी एग्जांपल में आपने अल्फ़ा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कंबाइन करवाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ग्लूकोज के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर मैंने आपको याद करवाए थे वो याद कर लिए होंगे। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपने इस तरह से 6 कार्बन वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेना है। 1 2 3 4 5 और छठा कार्बन इस तरह से ऊपर आ जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड दोनों कार्बन के दरमियान में। और जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है इसमें OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे आता है और हाइड्रोजन ऊपर वाली साइड पे आता है फर्स्ट कार्बन के। सेकंड कार्बन है, इसका OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे, हाइड्रोजन ऊपर वाली साइड पे। थर्ड कार्बन है, इसका हाइड्रोजन नीचे वाली साइड पे, OH ऊपर वाली साइड पे। फोर्थ कार्बन का OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे और हाइड्रोजन जो है वो ऊपर वाली साइड पे। फिफ्थ कार्बन का जो हाइड्रोजन है आपने उसको नीचे वाली साइड पे इस तरह से लिखना है। ये स्ट्रक्चर है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। इसको हमने कंबाइन करवाना है फ्रक्टोज के साथ। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में भी हमने 6 कार्बन लेने होते हैं। तो आपने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है, 1 2 3 और ये 4 और ये आ गया पांचवा कार्बन। यहाँ पे आपने इस तरह से CH2OH लिख देना है और ये पहले वाला कार्बन होता है CH2OH। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो इस तरह से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। ये पहला कार्बन है और ये सेकंड कार्बन में सिर्फ आपने ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन लिख देना है। थर्ड कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है उसको नीचे वाली साइड पे लिखें, जो OH ग्रुप है इसको ऊपर वाली साइड पे लिखें। फोर्थ कार्बन का OH जो है उसको नीचे वाली साइड पे लिखें, हाइड्रोजन को ऊपर वाली साइड पे लिखें। और फिफ्थ कार्बन जो है इसका जो OH ग्रुप है उसको आपने नीचे वाली साइड पे लिखना है, ऊपर वाली साइड पे CH2OH आ जाएगा। अब हमने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करना है। तो आपने इसका जो प्रोडक्ट बनाना है वो इस तरह से बनाना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे ना इस स्ट्रक्चर में वाटर का मॉलिक्यूल को रिमूव कर देना है। वाटर का मॉलिक्यूल होता है, यहाँ से OH को रिमूव कर दें, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें। और जब यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो आपने इन दोनों कार्बन के दरमियान में ना ऑक्सीजन का बॉन्ड बना देना है। तो आपने सारा स्ट्रक्चर उसी तरह से बनाएंगे। ये कार्बन आ गया, नीचे कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे छठा कार्बन। और आपने इन दोनों कार्बन का बॉन्ड को इस तरह से बना देना है। ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन, दो कार्बन और ये ऊपर वाला तीसरा कार्बन। इन दोनों के दरमियान में ऑक्सीजन का बॉन्ड है। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे CH2OH है। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर आपने उसी तरह से सेम वे में रिपीट कर देना है। OH H OH H HOH OH H। तो ये दोनों इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं मोनोसेक्राइड, और साथ में इनके अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। अब दोनों मोनोसेक्राइड कंबाइन होने पर इस तरह से दोनों कार्बन के दरमियान में जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और हमारे पास ये जो डाइसेक्राइड बना है, इस डाइसेक्राइड का नाम है सक्रोज। तो सक्रोज क्या है, जब अल्फ़ा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन करते हैं और वाटर का मॉलिक्यूल इनके अंदर से रिमूव हो जाता है तो सक्रोज बन जाता है। और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की ना डेफिनेशन भी बोर्ड के पेपर में आई हुई है, तो वो डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन reaction
between two monosaccharides is called glycosidic linkage. नेक्स्ट डेफिनेशन है ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? अगर 2 से लेकर 9 मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन करें और उनके अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होते जाएं तो ऐसे सेक्राइड्स को बोला जाता है ओलिगोसेक्राइड। तो अगर 2 भी हो जाएं तो वो भी ओलिगोसेक्राइड की ही एक टाइप है। तो डाइसेक्राइड भी ओलिगोसेक्राइड की टाइप में ही आएगा। इसी तरह ट्राइसेक्राइड जिसके अंदर 3 मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन 2 to 9 monosaccharides combines by the loss of water molecules the product formed is called oligosaccharide. फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी एग्जाम्पल में आप डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं क्योंकि डाइसेक्राइड भी ओलिगोसेक्राइड ही है। तो आपने वही वाला रिएक्शन लिख देना है, अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, इनका रिएक्शन करवा के आपने सक्रोस बना देना है। तो इसके स्ट्रक्चर की फॉर्म में आपने ये रिएक्शन लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना। अच्छा बेटा, ये जितने भी ओलिगोसेक्राइड हैं जैसे कि डाइसेक्राइड, अगर इनकी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएं यानी कि एसिडिक मीडियम के अंदर इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये दोबारा से टूट कर मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सक्रोज को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए एसिडिक मीडियम के अंदर तो ये दोबारा से टूट कर अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड्स। पोली का मतलब होता है मैनी सेक्राइड, मतलब शुगर यूनिट या मोनोसेक्राइड यूनिट। तो ये ऐसे कंपाउंड होते हैं या ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अंदर हज़ारों की तादाद में मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइंड होते हैं और वो आपस में कंबाइन होने के बाद पॉलीसेक्राइड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, C6H10O5 और ब्रैकेट में N, और N में भी सेवरल थाउजेंड। तो हज़ारों की तादाद में ये छोटा यूनिट आपस में बार बार रिपीट होता है और स्टार्च का हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है। और स्टार्च जो होता है, याद रखें बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च को बेटा एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड भी बोला जाता है, एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो बेटा जो प्लांट्स की एनर्जी होती है वो स्टार्च की फॉर्म में इनके अंदर पाई जाती है। अच्छा बेटा, स्टार्च जो है 2 चीज़ों का कम्बिनेशन होती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। अच्छा बेटा, बोर्ड के पेपर में डिफरेंस आया हुआ है कि अमाइलोज क्या है और अमाइलोपेक्टिन क्या है। तो पहले मैं अमाइलोज के बारे में बताने लगा हूँ। इट इज़ वाटर सोलबल, और इट गिव्स डीप ब्लू कलर विद आयोडीन।
इट्स स्ट्रक्चर हैज़ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद है अमाइलोपेक्टिन। इट इज़ वाटर insoluble, it gives no color with iodine, its structure has 1,4 and 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का मतलब है कि पहले कार्बन और चौथे कार्बन के दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का बॉन्ड पाया जाता है। और जो माइलोपेक्टिन है इसमें पहले और चौथे कार्बन के दरमियान में भी पाया जाता है और पहले और छठे कार्बन के दरमियान में भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है। इन दोनों के स्ट्रक्चर को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा याद रखें, इस स्टार्च के अंदर जो अमाइलोज होता है 10 से लेकर 20% तक होता है और जो अमाइलोपेक्टिन है वो 80 से लेकर 90% तक होता है। हम अब पढ़ने लगे हैं अमाइलोज के स्ट्रक्चर को। अमाइलोज स्ट्रक्चर, तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो हमने क्या करना है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, आपने इस तरह से 6 कार्बन बनाने हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो ये एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया। बाकी OH और हाइड्रोजन अभी मैं लगा देता हूँ। इसी तरह दूसरा हमने यूनिट बनाना है, उस यूनिट में भी हमने इसी तरह से 6 कार्बन लगाए और यहाँ पर ऑक्सीजन। इसी तरह हम इसका तीसरा यूनिट बनाएंगे और यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीजन। तो बेटा ये जो ये पहला कार्बन है और ये चौथा कार्बन, ये पहला कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पहला कार्बन और ये चौथा कार्बन। और 1 और 4 कार्बन के दरमियान में ना इनके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ रहा है। तो आपने 1 और 4 कार्बन के दरमियान में इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दिया। ये भी पहला और चौथा कार्बन है, इसके भी 1 और 4 कार्बन के दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दिया। और यहाँ पे सिर्फ इस तरह से ऑक्सीजन लगा के पीछे लाइन लगा दी, इसका मतलब है पीछे से भी ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू है। और यहाँ से भी इस तरह से ऑक्सीजन लगा के आगे लाइन लगा दें, इसका मतलब आगे वाली साइड से भी ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू है। बाकी स्ट्रक्चर पूरा कर दें। सेकंड कार्बन पे OH जो है वो नीचे वाली साइड पे होता है, हाइड्रोजन ऊपर वाली साइड पे। थर्ड कार्बन में हाइड्रोजन नीचे वाली साइड पे और जो OH है वो ऊपर वाली साइड पे। फोर्थ कार्बन में OH नीचे वाली साइड पे जिसका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया और हाइड्रोजन जो है वो ऊपर वाली साइड पे। इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी रिपीट करते जाएँ, OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। इसी तरह इसको भी रिपीट कर दें, OH हाइड्रोजन हाइड्रोजन OH H हाइड्रोजन और इस कार्बन के भी ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन आता है, सबके यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दें। तो ये स्ट्रक्चर है अमाइलोज का। बेटा अब हमने स्ट्रक्चर बनाना है अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 लिंकेज भी होता है और 1,6 लिंकेज भी होता है। तो इसका स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाना है, पहले 1,4 लिंकेज के लिए आप लोग इसी तरह से अल्फ़ा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाएं, 6 कार्बन बनाते जाएं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ये एक स्ट्रक्चर आ गया। अब इसके आगे हमने दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया। 1 और 4 कार्बन, ये 1 कार्बन, ये 4th कार्बन, ये भी 1 कार्बन, ये भी 4th कार्बन।
इस तरह से 1 और 4 के दरमियान में हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दिया है, और ये 4 है, इसके बैक साइड पे भी ये लिंकेज आगे चलता जाएगा। ये फर्स्ट वाला है, इसका आपने इसको अभी ऐसे का ऐसे रहने दें, पहले इसके ये हाइड्रोजन और OH ग्रुप पूरे कर दें। पहले कार्बन के ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन का नीचे OH ऊपर हाइड्रोजन, तीसरे कार्बन के नीचे हाइड्रोजन ऊपर OH, चौथे कार्बन के नीचे OH ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन, पांचवें वाले कार्बन के नीचे वाली साइड पे आपने हाइड्रोजन लगा देना है। इसी तरह इस स्ट्रक्चर में भी ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन, नीचे वाला OH अभी आपने नहीं लगाना। दूसरा कार्बन है, नीचे वाली साइड पे OH, दूसरे ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन। तीसरा कार्बन है, नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन, ऊपर वाली साइड पे OH। चौथा कार्बन है, ऊपर वाली साइड पे हमने हाइड्रोजन लगाया, पांचवें कार्बन की नीचे वाली साइड पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब ना आपने यहाँ पे 1 और 6 लिंकेज बनाना है। 1 और 6 लिंकेज बनाने के लिए ना आपने क्या करना है, यहाँ पर छठा कार्बन लगा दें। छठा कार्बन में क्या होता है, CH2 होता है, तो हमने यहाँ पे CH2 लगा दिया, और साथ में इसके OH लगा होता है। आपने यहाँ पर OH नहीं लगाना, आपने इस तरह से सिंगल बॉन्ड O लगा देना है। यहाँ पर भी पहले कार्बन के नीचे वाली साइड पे OH आना था, तो यहाँ पर जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, पहले और छठे कार्बन के दरमियान में इस तरह से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ जाता है। तो ये 6 वाला कार्बन है, इसके नीचे 5th वाला कार्बन, और ये 4th वाला, ये 3 वाला, ये 2 वाला, ये फर्स्ट वाला, और इन दोनों के दरमियान में ऑक्सीजन का बॉन्ड। अब इसी तरह से इसके पीछे एक और अल्फा डी ग्लूकोज बना दें। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये पहला कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पहला कार्बन और ये चौथा कार्बन। पहले और चौथे कार्बन के दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, तो यहाँ पर आपने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दिया। ये 4th है, इसके पीछे से भी ये चेन कंटिन्यू रहेगी। 1 वाला है, इसके आगे से ये चेन कंटिन्यू रहेगी। बाकी आपने इसी तरह से H और OH ग्रुप पूरे कर देने। पहले कार्बन के ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के नीचे वाली साइड पे OH ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन ऊपर OH, और यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन। दूसरा कार्बन नीचे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन ऊपर OH, यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन, यहाँ पे नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन, और ऊपर वाली साइड पे CH2OH, यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन। तो इस तरह से अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनता है, जिसके अंदर 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। बेटा नेक्स्ट पॉलीमर है सेलुलोज का। अब बेटा सेलुलोज जो है बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। बीटा डी ग्लूकोज के यूनिट्स बार बार कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद सेलुलोज बना देते हैं। अब सेलुलोज बेटा याद रखें कि 50% ना लकड़ी के अंदर पाया जाता है, और जो कॉटन होता है उसके अंदर 99% सेलुलोज है। इसकी डेफिनेशन बेटा आप लोगों ने बुक से कर लेनी है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब बीटा डी ग्लूकोज के हमने पॉलीमर्स बनाने हैं। पहले बेटा एक स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोज का बना लें। इस तरह से 6 कार्बन बनाएं, अब बीटा डी ग्लूकोज में आप लोगों को पता है कि कार्बन के ऊपर वाली साइड पे OH ग्रुप आता है, नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन आता है। अब ना बेटा आपने ये जो ऊपर वाला OH है, इसका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाना है। तो इस तरह से OH के हाइड्रोजन को रिमूव करके हमने यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दिया। नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सेकंड कार्बन, नीचे वाली साइड पे OH ग्रुप, ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन। यहाँ पे नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन, ऊपर वाली साइड पे OH। ये उसके बाद 4th कार्बन आ गया है। 4th कार्बन के बेटा नीचे वाली साइड पे आपने इस तरह से ऑक्सीजन का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज शो कर देना है। तो याद रखें बेटा, ये जो सेलुलोज होता है इसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, पहले कार्बन का भी और चौथे कार्बन का भी। तो इस तरह से हमने सिर्फ O लगा दिया, इसका मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ये स्ट्रक्चर पीछे वाली साइड पे भी कंटिन्यू है। इसके ऊपर बेटा हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी नीचे वाली साइड पे हाइड्रोजन। तो ये हमने एक मॉलिक्यूल बना लिया है बीटा डी ग्लूकोज का।
अब बेटा हमने इसका दूसरा मॉलिक्यूल बनाना है इसी तरह, लेकिन बेटा याद रखें दूसरे मॉलिक्यूल में ना आपने इस स्ट्रक्चर को उल्टा कर देना है। ये ऐसे स्ट्रक्चर है, इसको इस तरह से उल्टा दें। जब बेटा इस तरह से इस स्ट्रक्चर को उल्टाएंगे ये वाले कार्बन दोनों सेम अपनी जगह पर ही आ जाएंगे। ये पहला कार्बन और ये बेटा चौथा कार्बन। जब बेटा स्ट्रक्चर को उल्टाया, ये जो ऑक्सीजन ऊपर वाली साइड पे है रिंग के, अब बेटा ये नीचे वाली साइड पे आ गया। इसके बाद ये वाला कार्बन यहाँ पर आया, साथ में ये बॉन्ड बन गया। उसके बाद बेटा ये वाला कार्बन यहाँ पर आया और ये वाला कार्बन यहाँ पर आया। और बेटा ये वाला जो कार्बन है ये आएगा यहाँ के ऊपर CH2OH। तो इस तरह से बेटा हमने इस स्ट्रक्चर को सिर्फ उल्टा कर दिया है। अब याद रखें बेटा जब हमने स्ट्रक्चर को उल्टा किया तो ये पहला कार्बन ही है, ये कार्बन चौथा ही है। मैंने आपको बताया था आपने जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाना है पहले और चौथे कार्बन का बनाना है। तो इस तरह से बेटा हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दिया। अब बेटा इसी तरह से आपने नंबरिंग दे दें 1 2 3 4, ये 5 है और ये 6 है। उसके बाद बेटा आपने H और OH ग्रुप लगाने हैं। अब बेटा देखें जब आपने ये पहले वाला कार्बन है, इसके पहले वाले कार्बन के हाइड्रोजन जो था वो नीचे वाली साइड पे था। अब आपने क्या करना है बेटा, इसका जो हाइड्रोजन है उसको ऊपर वाली साइड पे लिख देना है क्योंकि हमने स्ट्रक्चर को उल्टा कर दिया। उसके बाद बेटा ये दूसरे वाला कार्बन है, दूसरे वाला कार्बन बेटा ये है, इसका जो बेटा OH ग्रुप है ये नीचे वाली साइड पे है। यहाँ पर जब इसको उल्टा कर दिया इसका OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे आ गया और इसका जो हाइड्रोजन है वो नीचे वाली साइड पे आ गया। उसके बाद बेटा ये तीसरा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन नीचे था, OH ऊपर था। अब आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को ऊपर कर देना है और OH को नीचे वाली साइड पे कर देना है। उसके बाद चौथे वाला कार्बन है, ऑक्सीजन का जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो नीचे वाली साइड पे, यहाँ पर बेटा ऊपर वाली साइड पे आ गया और हाइड्रोजन जो है ऊपर था, यहाँ पर बेटा नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये वाला कार्बन है, इसका CH2OH ग्रुप नीचे वाली ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे नीचे वाली साइड पे आ गया। हाइड्रोजन जो है नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे बेटा ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा। और यहाँ पर बेटा आपने दोबारा से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना देना है क्योंकि ये पहला कार्बन है। आपको मैंने बताया पहले और चौथे के दरमियान में हमेशा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आना ही आना है। उसके बाद बेटा इस स्ट्रक्चर को दोबारा से उल्टा दें, दोबारा से उल्टाएंगे तो बेटा यही वाला स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो तीसरी बार आपने बेटा वही वाला स्ट्रक्चर दोबारा से रिपीट कर देना है। इसके अंदर बेटा उसी तरह से 6 कार्बन बनाए, 4 और ये 6 आ गए। ये पहला कार्बन और चौथा कार्बन। तो मैंने आपको बताया पहले और चौथे के दरमियान में हमेशा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आना है। और पहला कार्बन है, इसका जो ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाएगा और हाइड्रोजन इसका नीचे वाली साइड पे। दूसरा कार्बन है बेटा, इसका OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे, हाइड्रोजन ऊपर वाली साइड पे, इसका हाइड्रोजन नीचे, OH ऊपर वाली साइड पे, इसका OH नीचे वाली साइड पे और हाइड्रोजन जो है वो ऊपर वाली साइड पे। इसका जो हाइड्रोजन है आपने इस तरह से नीचे वाली साइड पे लगा देना। तो बेटा ये स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन से बन रहा है और इस स्ट्रक्चर का नाम है सेलुलोज। तो ये स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने याद करना। बेटा नेक्स्ट पॉलीमर है ग्लाइकोजन। बेटा ग्लाइकोजन जिस तरह से बेटा प्लांट्स के अंदर एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड स्टार्च को बोला जाता है, इसी तरह बेटा एनिमल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड होता है वो ग्लाइकोजन होता है। तो इसके स्टार्ट में बेटा यही लिख रहा हूँ, इट इज़ एन एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड फाउंड इन एनिमल्स। और बेटा ये जो ग्लाइकोजन का कंपाउंड है ये लीवर और मसल्स के अंदर पाया जाता है। बेटा हमारे जिस्म को जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है और इसके अंदर से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकाल के हमारे जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट्स स्ट्रक्चर resembles amylopectin।
बेटा इसका जो स्ट्रक्चर होता है अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा होता है, क्योंकि बेटा इसके अंदर भी 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। लेकिन बेटा इनमें जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है, इट्स स्ट्रक्चर इज मोर ब्रांच्ड देन अमाइलोपेक्टिन। इसके स्ट्रक्चर में बेटा ब्रांचेस ज़्यादा आ रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू अमाइलोपेक्टिन। और बेटा इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। और क्यों बेटा बोला जाता है? क्योंकि बेटा ये भी एक एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है। प्लांट्स का जो एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है वो स्टार्च होता है, जबकि बेटा एनिमल का जो एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है वो ग्लाइकोजन होता है।